हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम यहाँ पर देख रहे हैं प्राचीन काल यानी मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। और उसमें भी हमारा टॉपिक है वो है महाकाव्य काल और महाजनपद काल। तो ये दोनों दोस्तों हम यहाँ पर आज इसी वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले हम पाषाण काल, वैदिक युग ये देख चुके हैं, तो वो पुराने वीडियो भी आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं महाकाव्य काल की। महाकाव्य आपको पता होगा हमारे महाकाव्य कितने हैं, दो हैं, एक तो रामायण और एक महाभारत। तो उससे संबंधित हम यहाँ पर देख लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, बात करते हैं महाकाव्य काल की। तो महाकाव्य सबसे पहले बात करते हैं रामायण की और उसके बाद में महाभारत की। तो रामायण दोस्तों त्रेता युग से संबंधित है। अब इसका जो क्षेत्र माना जाता है, यानी कि आप जो राम का जो देखोगे तो उसे दो प्रकार से देखोगे। यानी कि जो तुलसीदास है उन्होंने रामचरितमानस में कहा है कि यहाँ चित्रकूट में आए थे राम भगवान। और उसके बाद में जो वाल्मीकि रामायण है तो उसमें बताया गया है कि अधिकांश जो वनवास का जो क्षेत्र है उन्होंने दंडकारण्य यानी बस्तर के क्षेत्र में बिताया था। तो यही हम क्षेत्र क्या मानकर चलते हैं, दंडकारण्य महावन के घने वन। ठीक है, तो ये हमें जानकारी के स्रोत कहाँ से पता चले हैं, तो ये वाल्मीकि की रामायण और उसके बाद में जो तुलसीदास की है, तुलसीदास के रामचरितमानस। ठीक है, इससे हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। उसके बाद में पहले हम रामायण का अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, पहला पॉइंट है कि रामायण में ही सर्वप्रथम नर्मदा का उल्लेख मिलता है और ये पुरुकुश द्वारा नर्मदा नाम दिया गया था। अब इससे पहले नर्मदा का नाम क्या था, इससे पहले दोस्तों नर्मदा का जो नाम था वो था रेवा। अब पुरुकुश कौन थे, ये इक्ष्वाकु राजा मानधाता के पुत्र थे पुरुकुश। और जो राम भगवान है वो भी इक्ष्वाकु वंश से ही संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उस समय यहाँ का जो शासक था वो कौन था, यदुवंशी मधु, यानी कि दशरथ के समकालीन था। यानी जो राम भगवान के पिताजी थे दशरथ, तो उनके समकालीन थे यदुवंशी मधु। उसके बाद में नेक्स्ट है कि राम का वनवास चित्रकूट और विंध्याचल पर्वतों में बीता है। तो ये कहाँ से जानकारी मिलती है, ये तुलसीदास के रामचरितमानस से हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। अब जो कुश थे, तो ये जो राम भगवान के जो पुत्र थे कुश ने भी दक्षिण कौशल यानी सीजी पर शासन किया था। और जो शत्रुघ्न थे, यानी कि राम के जो सबसे छोटे भाई थे शत्रुघ्न, तो उनके जो एक पुत्र थे शंभुघाती, उन्होंने विदिशा पर राज किया, ऐसा हमें यहाँ पर इन ग्रंथों से पता चलता है। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है कि इस समय निषाद जाति, ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत में निवास करती थी निषाद जाति। ठीक है, तो ये निषाद जाति जो है तो ये वैदिक युग से ही संबंधित है, यानी कि वैदिक काल से लेकर अभी तक यहाँ पर ये निवास करती थी ये जाति। ठीक है दोस्तों, तो रामायण के बारे में इतना सही हमें यहाँ देखना था। अब उसके बाद में यहाँ पर हम महाभारत की बात कर लेते हैं। तो महाभारत का तो आपको पता ही है। यदि हम श्री कृष्ण भगवान की बात करें तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने आए थे, सांदीपनि आश्रम में, है ना। उसके बाद में जो महाभारत है वो द्वापर युग से संबंधित है। रामायण किससे है, त्रेता युग से, और महाभारत किससे है, द्वापर युग से संबंधित है। अब इसके क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो महेशवती जो हमारा अभी खरगोन है, उसके बाद में उज्जैनी, कुंतलपुर और विराटपुरी। और ये बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड क्षेत्रों में ये महाभारत के कुछ जानकारी के अवशेष मिलते हैं कि यहाँ पे पांडव आए थे या फिर अज्ञातवास उन्होंने बिताया था। इस प्रकार की हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। दोस्तों, इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है। बाकी यहाँ पर एक विशेष बात है कि महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से किसने साथ दिया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो महाजनपद युग था उस समय का टाइम था, तो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भी हुआ करते थे उस टाइम में। ठीक है, फिर मगध ने क्या करा था, मगध ने सभी जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे या फिर अनेक जनपदों को मिलाकर एक बना दिया था, इसीलिए महाजनपद कहा जाता है। यानी कि अनेक छोटी छोटी जनपदों को मिलाकर एक जनपद बना दिया गया था, इसीलिए महाजनपद कहा जाता है मगध को। उसके बाद में पांडवों की तरफ से देखिए वत्स और काशी, तो ये दोनों तो हमारे यहाँ नहीं थे। बाकी हमें ये भी पता होना चाहिए वत्स, काशी, और जो ये तीन थे चेदी, कारूस और दशार्ण, तो ये तीनों ने किसकी तरफ से साथ दिया था महाभारत युद्ध में, पांडवों की तरफ से। ठीक है, पांडवों की तरफ ये थे। उसके बाद में जो निषाद जाति थी और शल्य थे, और जो अवंती के बिंद और अनुबिंद, ठीक है, तो ये अवंती के ही राज्यपाल या फिर कुछ हुआ करते थे वहाँ के, तो बिंद और अनुबिंद या फिर शासक मान सकते हैं हम। तो इन्होंने, और एक महेशमती के नील इन्होंने कौरवों की तरफ से साथ दिया था। ठीक है, तो ये इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं। बाकी आपको यहाँ पर मैप से भी बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र किस किस शासक के अंडर में थे। ठीक है दोस्तों, अब महत्वपूर्ण फैक्ट की बात यह है कि वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया था। तो वो जो आश्रम है वो तमसा नदी के किनारे बताया जाता है, यानी टोंस नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था। तो कहाँ पर बिताया था, तो ये अवंती के वनों में बिताया था। तो अवंती जो अभी आज हम देखते हैं उज्जैन, तो ये उज्जैन सिर्फ इतना सा नहीं था, ये मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र था उस टाइम में।
बात करते हैं, क्योंकि ये कहाँ है, खंडवा खरगोन तक फैला हुआ था। ठीक है, तो अवंती एक पूरा राज्य हुआ करता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी जो आज का वर्तमान हमारा जैसे उज्जैन है, तो केवल वही नहीं था, उज्जैन के आसपास का जितना पूरा क्षेत्र था वो पूरा अवंती कहलाता था। उसके बाद में यहाँ पर स्थिर वीरावली के अनुसार उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का निर्माण अवंती कुमार के पुत्र द्वारा करवाया गया है ना। महाकाल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, अवंती कुमार के पुत्र के द्वारा। उनके पुत्र का नाम यहाँ पर पता नहीं चला है। अब दोस्तों यहाँ पर महाजनपद काल आ जाता है हमारा 600 ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो इसका जो पता चलता है, तो इसका पता कहाँ से चलता है दोस्तों, तो देखिए अगर हमें कैसे पता चलता है कि 16 ही महाजनपद थे उस टाइम में, तो 16 महाजनपद थे, तो ये हमें चलता है पता अंग्युत्तर निकाय, यानी बौद्ध ग्रंथ है अंग्युत्तर निकाय। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, अंग्युत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपद के नाम मिले हैं, और जो अभी हम जो 16 महाजनपद के नाम पढ़ते हैं लुसेंट में, तो वो हमें अंग्युत्तर निकाय से पता चले। बाकी भगवती सूत्र से भी सेम टू सेम ऐसे ही नाम पता चले, 2 से 3 नाम कुछ अलग पता चले हैं, बाकी उसमें भी यही बताया गया है कि 16 ही महाजनपद हुआ करती थी, और इसमें भी बताया गया है 16 महाजनपद। अब दोस्तों उस टाइम 16 महाजनपद में से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कितनी थी, 2 महाजनपद थी। ठीक है, तो अब ये महाजनपद वाला टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि उस टाइम जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राज्य हुआ करते थे वो कहाँ कहाँ थे। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए वत्स ग्वालियर, ठीक है, वत्स अभी जो वर्तमान में ग्वालियर है यहाँ हुआ करता था, यानी वत्स ग्वालियर को पहले वत्स कहते थे। नलपुर कहाँ था, शिवपुरी के पास में, अभी जो वर्तमान में हमारा शिवपुरी जिला है। जो चेदी था, ये चेदी महाजनपद था। ठीक है, तो ये खजुराहो, आज का जो वर्तमान खजुराहो है वहाँ था। दसांड कहाँ था, विदिशा में। और टूडीकर ये दमोह को कहते थे। अवंती उज्जैन को कहते थे। और ये अनूप, तो ये अनूप निमाड़ और खंडवा क्षेत्र को कहते थे। तो दोस्तों यदि अगर अवंती राज्य की बात करें तो देखिए आपने ये अवंती देखा, तो ये पूरा ये इतना जो क्षेत्र है ये पूरा, तो ये इसके नीचे भी आ जाओ तो ये पूरा अवंती कहलाता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पर महाजनपद काल में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में। तो ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ है कौन सा, भगवती सूत्र। इससे हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है कि 16 महाजनपद मध्य प्रदेश में और जो पूरा भारत है वहाँ पर हुआ करते थे। अब यहीं से एमपी का क्रमबद्ध इतिहास शुरू होता है, यहीं से हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि भारत का भी यहीं से क्रमबद्ध इतिहास हमें पता चलता है। अब दोस्तों हमें अब भारत के पूरे महाजनपद नहीं पढ़ना है, भारत के महाजनपद आपको जो भारतीय इतिहास है उसमें पढ़ना है। अब यहाँ पर हम मध्य प्रदेश का जी की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में केवल महाजनपद के सिर्फ 2 ही महाजनपद थी, एक तो चेदी और एक थी दोस्तों अवंती। ठीक है, तो अवंती की बात करते हैं तो अवंती अत्यंत विशाल था, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप ये देखोगे, क्योंकि यहाँ पर ये अवंती की बात करते हैं तो अवंती देखिए कितने क्षेत्रों में फैला है। बाकी यहाँ चेदी सिर्फ मध्य प्रदेश के इतने ही क्षेत्रों में फैला था, बाकी इधर फिर उत्तर प्रदेश, वर्तमान जो अभी हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ तक फैला हुआ था, यानी हम उसे बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। तो अवंती की जो राजधानी थी उसका जो मेन हेड था वो क्या था, उज्जैन था, और ये अत्यंत विशाल था। उसके बाद में इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, यानी इसके 2 भाग हुआ करते थे। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके 2 भाग हुआ करते थे, यहाँ राजधानी में कन्फ्यूजन होता है। तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों, उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, माहिष्मती थी। और इन दोनों के बीच में वेत्रवती नदी यानी बेतवा नदी बहा करती थी। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि बेतवा नदी अभी वर्तमान में कहाँ से निकलती है, तो यहाँ रायसेन से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, तो ये सोच सकते हो कि आप ये अवंती का जो क्षेत्र है वो इतना यहाँ पर हुआ करता था, यानी कि ये पूरा इधर अवंती हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ से ये बेतवा नदी यहाँ पर बहा करती थी, ये आपको पता होना चाहिए, जिसे वेत्रवती नदी कहते हैं। उसके बाद में अब आ जाते हैं दोस्तों कि इनके जो ये माहिष्मती और ये राजधानी की बात हो गई है। अब इसका जो प्रमुख शासक था, यानी कि इसके फर्स्ट से लेकर अभी तक कौन कौन से शासक थे वो हमें यहाँ नहीं देखना है, महाजनपद काल के टाइम पे कौन सा प्रमुख शासक था उसके बारे में पढ़ना है। तो वो था दोस्तों चंद्र प्रघोत, और ये पुलिक का पुत्र था, महात्मा बुद्ध का समकालीन था ये, इतना सा आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। उसके बाद में और बात करते हैं
कि ये मगध राजा बिंबिसार ने राजवेद जीवक को यहाँ पर भेजा था। यानी कि जब ये पांडु रोग से ग्रसित थे, जब जो मगध के राजा थे बिंबिसार, तो उन्होंने अपना जो राजवेद था जीवक को इनकी सेवा के लिए भेजा था। यह आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अंततः क्या हुआ था, शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था। अब आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन काल में अवंती को किस वंश के शासक ने मगध में मिलाया था, तो वो शिशुनाग ने मिलाया था। और ये कौन सा वंश था, शिशुनाग वंश। ठीक है दोस्तों, और मगध का तो आपको पता ही है, हर्यक वंश और फिर बृहदत्त वंश, इस प्रकार के शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर मौर्य वंश। तो इस प्रकार के वहाँ पर राजा हुन चेंज होते गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो अवंती है, तो इसका अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन को ही इन्होंने परास्त किया होगा शिशुनाग ने। ठीक है, तो शिशुनाग ने फिर अवंती को मगध में मिला लिया था। तो अब यहाँ पर अवंती की कहानी खत्म हो जाती है। अब अवंती की कहानी कहाँ से फिर शुरू होगी, फिर होगी मौर्य काल से वापस से शुरू, क्योंकि जब अशोक आएगा यहाँ का राज्यपाल घोषित होगा वो। उसके बाद में अब आ जाते हैं हम यहाँ पर चेदी महाजनपद। अब दोस्तों चेदी महाजनपद के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए इसका ज़्यादा कोई विशेष महत्व नहीं है, बाकी हमें ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो यहाँ कितने थे, और बाकी के फिर बाद के जितने भी महाजनपद थे वो सारों का जो मिलन है वो सब कहाँ हो गया था, मगध में सब ने मिला लिया था। इसलिए मगध साम्राज्य वो कहा जाता था और महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि सारे वहाँ पर मिल गए थे। और जैसे ही फिर मौर्य काल आता है, तो मौर्य काल के बाद में फिर जो ये महाजनपद एक हुए थे, तो ये मौर्य काल के जस्ट बाद ही, जैसे कि फिर अलग अलग आ जाते हैं कुषाण वंश वगैरह, तो अलग अलग हो गए थे, फिर ये जनपदों में विभाजित हो गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना। अब दोस्तों हम यहाँ पर चेदी वंश की बात करते हैं, यानी चेदी महाजनपद के। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी। और यहाँ का जो राजा था, एक महत्वपूर्ण शासक था, वो था शिशुपाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चेदी की जो एक शाखा थी वो एक कलिंग में भी थी, इसकी एक शाखा चेदी की। और यहीं का एक प्रमुख शासक था कौन, खारवेल, जिससे अशोक ने यहाँ पर कलिंग का युद्ध लड़ा था। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर एक राजा हुआ करता था शिशुपाल, जिसे श्री कृष्ण द्वारा उसका सिर काट दिया गया था। और चेदी अंत में मगध में विलय हो गया था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर अभी ये जो महाजनपद काल है, महाकाव्य काल है, ये कन्फर्म हो गया है। अब यहाँ पर 2-3 फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं कि 6ठी शताब्दी में अवंती बौद्धों का प्रसिद्ध केंद्र था। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि अजातशत्रु ने चंद्रप्रघोट के आक्रमण से सुरक्षा हेतु पाटलिपुत्र दुर्ग बनवाया था। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको 2 चीज़ याद रखना है कि पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम। ठीक है, तो पाटलिपुत्र या फिर पाटलीग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने में नहीं आ रहा है, पाटलीग्राम। तो इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, वो की थी दोस्तों उदयन ने। ठीक है, उदयन ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये अजातशत्रु ने चंद्रप्रघोट के आक्रमण से सुरक्षा हेतु पाटलिपुत्र दुर्ग बनवाया था। ठीक है, दुर्ग बनाया था। और उदयन ने पाटलिपुत्र यानी पटना, जो अभी वर्तमान का हमारा पटना है बिहार का, तो उसकी यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी उदयन ने। यह आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें भी कन्फ्यूज हो गया था कि औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था। तो औरंगजेब की पुत्री का नाम भी मेहरुनिस्सा था। एक उसकी जो 5 पुत्री थी उसमें से एक का नाम मेहरुनिस्सा था। और ये मेहरुनिस्सा जो थी, एक और का नाम था मेहरुनिस्सा नूरजहाँ का भी नाम था, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए ये जो जहाँ सेम नाम रहते हैं वो पूछे जाने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से यदि आपको दे देंगे एक प्रश्न, अगर ये बनेगा कि अजातशत्रु ने चंद्रप्रघोट के आक्रमण से सुरक्षा हेतु किस नगर की स्थापना की थी, या कौन सा दुर्ग बनवाया था, तो पाटलिपुत्र दुर्ग। और फिर और भी तरह तरह के दुर्ग वहाँ पर दे देंगे, 3 ऑप्शन अन्य। और फिर उसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि पाटलिपुत्र नगर तो उदयन ने बसाया था, तो आप ये टिक ही नहीं करोगे। तो ये आपको ये ही तो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र दुर्ग बनाया था अजातशत्रु ने। अब दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है हमारा कि नंद वंश राजा महापद्मनंद ने चेदी को मगध में मिलाया था। ठीक है, तो ये लाइन वैसे यहाँ लिखना था हमें। ठीक है, तो अब आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है कि अवंती को मगध में किसने मिलाया था, शिशुनाग ने। और यहाँ पर बात करते हैं चेदी को किसने मिलाया था मगध में, तो ये महापद्मनंद ने। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक थे। और फिर बाद में घनानंद आता है, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य का सामना करना पड़ता है, फिर वहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। अब उसी प्रकार हमारा यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट है कि नंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये बड़वानी से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर मध्य प्रदेश जीके कर रहे हैं, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक विशेष बात आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए अब आपके पास बचा है टाइम कम।
आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो इसके लिए आपको अब क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ना चाहिए और सभी भटकाव से दूर रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक से पढ़ना है। ज़्यादा पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े, पीडीएफ आप लेकर रख लेते हो, बाकी उन्हें अच्छे से पढ़ते नहीं हो, तो पीडीएफ से और पढ़ाई भी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको हमेशा बुक से, नोट्स से और अपने छोटे-छोटे जैसे कि इस प्रकार से मैंने बनाए हैं, तो इस प्रकार से भी आप नोट्स बना सकते हो। आपको जैसा लगे, यानी कि आपको सुंदर नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है? तो आपको सुंदर नहीं बनाने हैं, स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। यानी देखिए, अभी मैं चाहता तो अभी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर और इतना क्लियर लिखा है। बाकी अगर मुझे बनाना होता तो ये महाजनपद काल और उसके बाद में ये महाकाव्य काल, मैं पूरा एक पेज पे ही बना लेता। ठीक है? तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपन को पता होती है, तो वो नहीं लिखना होता है। वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं, जैसे कि अजातशत्रु वाला एक फैक्ट मिला तो ये लिख लिया। उसके बाद में पूरी बुक नहीं उतारना है, उसमें कुछ-कुछ जो विशेष फैक्ट रहते हैं, तो वो उस प्रकार से आप अपने नोट्स बना सकते हो। यानी कि स्मार्ट नोट्स हमें बनाना है और महत्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन कर लो या फिर किसी अलग कलर के पेन से लिख लो। तो इस प्रकार से आपको छोटे-छोटे बना लेना चाहिए, जिसमें आपको बार-बार भूलते हैं, या फिर आपके पास कोई सी अच्छी बुक वगैरह है, तो उसमें ही आप हाइलाइट करके रख सकते हो, है ना? तो सबके पढ़ने का तरीका वो अलग-अलग रहता है, किसी का कैचिंग पावर किस प्रकार से है, किसी को किस प्रकार से समझ में आता है, तो उस प्रकार से आप अपनी रणनीति तैयार कीजिए और अच्छे से तैयारी पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।